आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी मिलेगी वो पूरी तरह से सटीक है, प्रमाणित है। अगर आपको इसके तथ्य चाहिए हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मन के बारे में। मन के कितने प्रकार हैं? चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन और इसमें प्रवेश की विधि। इस तक अपनी बात कैसे पहुँचाएं? मन क्यों नहीं लगता? मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो जो करना चाहते हैं वो उनके कॉन्शियस माइंड में है बाहर, वो बात अपने अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में अंदर तक नहीं भेज पाते। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये सब चीज़ें क्या है और अपनी बात को अंदर तक कैसे भेजें जिससे हमारा मन लगे, जो भी हम करना चाहते हैं उसमें मन लगे, अपने गोल अचीव करने में मन लगे। मित्रों, आज हम बात करेंगे मन क्या है, मन के रूप, चेतन और अचेतन मन क्या है और अवचेतन मन की शक्तियाँ और अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाने के उपाय। तो मित्रों, हम बात करते हैं मन क्या है। मन कोई शरीर का बाह्य या आंतरिक हिस्सा नहीं है। ये कोई काम की इंद्री या ज्ञान की इंद्री न होकर भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप में कर्म करता है और ज्ञान भी देता है। वास्तव में मन वो अदृश्य शक्ति है, या कहें कि मन मस्तिष्क की वो क्षमता है जो मानव को सोचने समझने, चिंता करने, एकाग्रता करने, ज्ञान को ग्रहण करने, आचार व्यवहार, अंतर्दृष्टि, चीज़ों को याद करने, इन सब के लिए सक्षम बनाता है। मन एक अथाह सागर है जिसमें अच्छे और बुरे विचारों का संकल्प और विकल्पों का जोर भाटा रहता है। मनुष्य अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा बुरे विचारों को सागर की लहरों के समान बाहर फेंक देता है और अच्छाइयों को ग्रहण कर लेता है। इसी को मनुष्य की सक्षमता कहते हैं, जो मिलती है मन के द्वारा। मनुष्य संसार को धोखा दे सकता है पर अपने मन को नहीं दे सकता, क्योंकि उसका मन रूपी दर्पण उसके अच्छे बुरे कर्मों को, पाप पुण्य को दिखाता है। जब मनुष्य को अपने किए किसी कर्म पर पछतावा होता है तो उसकी आत्मा उसे कचोटती है। वो पश्चाताप की अग्नि में जलता है, फिर उसे शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए और रहती है भगवान से मिलन की आस। और इसीलिए कहते हैं कि मन का सीधा संबंध आत्मा से होता है, जिसकी चरम सीमा परमात्मा के दर्शन है। मन के दो रूप मुख्य हैं, वैसे तीन रूप हैं इसके। चेतन मन मीन्स कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। इसको अर्ध चेतन मन भी कहते हैं क्योंकि ये आधा सोया हुआ रहता है, आधा जागा हुआ रहता है। और फिर नंबर 3 है अचेतन मन, जो पूरी तरह से सोया हुआ रहता है, अनकॉन्शियस माइंड। अब हम बात करते हैं चेतन और अवचेतन मन क्या है। मित्रों, चेतन और अवचेतन मन के अंतर को जानने के लिए मोटे तौर पर यानी सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि चेतन मन जागृत अवस्था में रहता है। हमारे दैनिक जीवन के सभी काम इसी के कारण होते हैं। हमारा मस्तिष्क सचेत रहता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अर्ध चेतना में रहता है, न पूरी तरह सोया हुआ और न जागा हुआ। ये अपने अंदर संग्रहित मानव से संबंधित सामग्री का उपयोग करके अपरोक्ष रूप से काम करता है। इसके अतिरिक्त एक और मन का रूप है, वो है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। ये मन पूरी तरह सुप्त रहता है। इस मन में होने वाली प्रक्रियाएं जागरूकता के धरातल के नीचे होती हैं, यानी ये अचेतन मन चेतन और अवचेतन पर पूरी तरह हावी हो जाता है। इसका प्रभाव अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार का हो सकता है। विस्तार से इन तीनों में अंतर जानने के लिए तीनों के बारे में अलग अलग हम बात करेंगे। नंबर 1 बात करते हैं चेतन मन क्या है। कॉन्शियस माइंड, इसे सचेतन या जागृत या व्यक्त मन भी कहा जाता है। इसमें स्वयं अपने बारे में, क्रियाकलापों के बारे में और वातावरण के बारे में ज्ञान रहता है। इसी के द्वारा ही हम सोचते समझते हैं, बोलते हैं, लिखते पढ़ते हैं, खाते पीते हैं। दैनिक जीवन के सभी काम हम इसी के द्वारा करते हैं। अपने रोजगार के काम करते हैं, हमारी आंखें खुली रहती हैं और मस्तिष्क सचेत रहता है।
लेकिन यदि आप जागते हुए भी सोए सोए से हैं, आपके मन में कोई उधेड़ बुन चल रही है या आप अपनी कल्पना के समंदर में हैं, ये चिंताग्रस्त या भयभीत है, तो समझिए आपका मन पूरी तरह सचेत नहीं है। ऐसी अवस्था को अर्धचेतन मन की स्थिति कहा जाएगा। चेतन मन ज्ञान और विवेक का उपयोग करता है, वो तर्क वितर्क करता है और निर्णय लेता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चेतन मन केवल मन का 10% होता है, ये कहें कि दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही चेतन मन होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे समंदर में तैरता हुआ हिमखंड जिसका मात्र 10% हिस्सा ही दिखाई देता है। अब प्रश्न उठता है कि मन या हिमखंड के बाकी 90% भाग का क्या हुआ। इसके बारे में हम आगे बताते हैं। अब हम बात करेंगे अवचेतन मन क्या है। अवचेतन मन या अर्धचेतन मन या कहें सबकॉन्शियस माइंड, विज्ञान के अनुसार जागृत मस्तिष्क के परे मस्तिष्क का जो हिस्सा है वो अवचेतन मन होता है, जिसकी जानकारी हमें नहीं होती। ये समंदर के अंदर तैरने वाला हिमखंड का 90% भाग के समान है, जो दिखाई नहीं देता। ये चेतन और अचेतन मन के बीच का हिस्सा है, जो ना तो पूरी तरह जागृत अवस्था में होता है और ना ही पूरी तरह सोया हुआ होता है। ये हमारी भावनाओं, इच्छाओं, दबी हुई अतृप्त और अपूर्ण इच्छाओं, यादों, मूल प्रवृत्ति, आदतों, अनसुलझे प्रश्नों, विचारों को संग्रहित करता है, जिसके आधार पर काम करता है। इसे इस तरह समझिए कि मानव का ये डाटा अवचेतन मन रूपी कंप्यूटर में अपने आप फीड होता रहता है और कभी कभी ये चेतन मन के साथ सामंजस्य स्थापित कर चेतन मन के काम करने में मदद करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बाइक या कार चलाते समय आपकी नज़रें सामने रहती हैं, हाथ स्टीयरिंग पर रहते हैं, आप न अपने हाथों की ओर देखते हो न पैरों की ओर। ये अपना काम अपने आप कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कब गियर बदलना है, ब्रेक लगाना है। ये अवचेतन मन उनसे काम करवा रहा है और चेतन मन आपके ध्यान से, नज़रों से ड्राइविंग करवा रहा है। आप किसी कंप्यूटर पर बैठे हैं टाइपिंग करने के लिए, आप बिना कीबोर्ड और स्क्रीन देखे टाइप करते चले जाते हैं क्योंकि आपकी उंगलियों को पता है कि कौन सा अक्षर कहाँ है, उसी के अनुसार उंगलियों को आदत हो गई है। यहाँ अवचेतन मन आपकी आदत के अनुसार काम करता है। सपने में भयभीत हो जाना, हिंसा के दृश्य देखना, बड़बड़ाना, चीखना, चिल्लाना, ये सब अवचेतन मन हमारे विचारों और सोच को प्रतिबिंबित करता है। सपने में यौनाचार करना, उसके बाद स्वप्न दोष हो जाना। अवचेतन मन दबी हुई इच्छाओं को व्यक्त कर अपना काम करता है। अवचेतन मन जब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेता है तो उसे वो वास्तविक मान लेता है, उसी के अनुसार परिणाम देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते समय जो डाटा फीड किया जाएगा, कंप्यूटर उसी को सही मानकर परिणाम देगा। और इसको अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि जब आप कोई नई जगह, जैसे आपने कोई नया घर लिया या आप कहीं रेंट पे रहने गए, तो जब आप पहली बार जाते हैं तो बहुत ध्यान से सोच विचार के रास्ता याद करके दिमाग में जाते हैं। थोड़ा सा भी ध्यान न रहे तो आप रास्ता भटक जाएंगे। लेकिन जब आप 15-20 दिन जाते हैं वहीं पे लगातार, उसके बाद आपके दिमाग में कोई कुछ चल रहा हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप रास्ता नहीं भूलते, आप सीधे अपने घर तक, आप सीधे अपने रूम तक पहुंच जाते हैं बिना याद किए हुए कि कहाँ जाना है, कैसे चलना है, क्योंकि वो सारा अंदर फीड हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में। इसलिए आपको याद रखना नहीं पड़ता। आप कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, कोई आपका गोल है, आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप सबकॉन्शियस माइंड में फीड करें। या आप सुबह जल्दी जागना चाहते हैं पर उठ नहीं पाते, उसको भी हम सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दें तो हमें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने आप सुबह 5 बजे उठ जाएंगे क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होगा। हम इसके आगे बात करते हैं अचेतन मन क्या है। अनकॉन्शियस माइंड, इसे बेसुधा दिमाग या बेहोश शब्द के साथ जोड़ा जाता है। इसे पूर्ण रूप से सोया हुआ माना जाता है। इसमें प्रक्रियाएं अपने आप घटित होती हैं। इसमें विचार, प्रक्रिया, स्मरण, यादें, रुचियाँ
और प्रेरणाएं आज सम्मिलित हैं। यद्यपि इस मन में होने वाली प्रक्रियाएं जागरूकता के धरातल पर नहीं होती, उससे नीचे होती हैं, लेकिन उनको व्यवहार पर प्रभाव डालने के लिए सिद्धांतित किया जाता है। जैसे कि आपने किसी को सड़क पर अपने आप ही बोलते सुना होगा, गाली भी देते सुना होगा। जो लोग पागल हो जाते हैं, आपने उनको रोड पर घूमते हुए देखा होगा। उनकी ये अवस्था उनके अवचेतन मन के कारण है। उन्हें अपने बारे में बोध नहीं है। लोग उन्हें पागल समझते हैं। उनका चेतन मन केवल क्रियाएं करवा रहा है, लेकिन वो क्या क्रियाएं कर रहे हैं उन्हें पता भी नहीं, केवल अचेतन मन को पता है। ये अवस्था उनके जागरूकता के धरातल की नीचे की है। ठीक इसी प्रकार जब कोई बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है, नशे में हो जाता है, तो या तो वो किसी सड़क पर पड़ा होता है या नाली में या गली में सबको गाली दे रहा होता है। ऐसी अवस्था में उसके चेतन और अवचेतन मन पर पूरी तरह से अचेतन मन का कब्जा हो जाता है। जब उसका नशा टूटता है तब उसकी चेतना जागृत होती है। और इसका दूसरा उदाहरण, आपने देवी को प्रसन्न करने के लिए कई भक्तों को खेलते देखा होगा या किसी ओझा को स्वयं खेलते देखा होगा। ये सब पहले गांव में बहुत होता था। आज भी अचेतन मन के प्रभाव स्वरूप ये कह लीजिए कि भूत प्रेत की छाया वाले लोग कई प्रसिद्ध मंदिरों में खेलते मिल जाएंगे और उनका इसी पद्धति द्वारा उपचार किया जाता है। अचेतन मन का प्रभाव अल्पकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन भी हो सकता है। अल्पकालीन प्रभाव वाले लोगों में चोट के कारण बेहोश हुए या दारू पी के या ऑपरेशन वाले लोग हो सकते हैं, और दीर्घकालीन प्रभाव में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो विक्षिप्त हैं, जो पागलपन की अवस्था में हैं, या वो लोग जो कोमा की स्थिति में हैं या जिनकी स्मरण शक्ति चली गई है। आपने देखा होगा रोड पर कई पागलों को अंग्रेजी बोलते हुए। तो ये क्या है? क्योंकि उनके अचेतन मन में भी वो चीज़ें बैठ गई हैं इतनी गहराई से कि अंग्रेजी में बोलते हैं। हम इसके आगे बात करेंगे अवचेतन मन की शक्तियाँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मित्रों, अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। मित्रों, अवचेतन मन बहुत ही पावरफुल होता है। ये पूरी तरह जागृत न होकर भी चेतन मन की अपेक्षा अधिक काम करने की क्षमता रखता है। इसका सबसे बड़ा काम ग्रहण करने का है। मनुष्य से संबंधित हर बात को ग्रहण कर लेता है। इसकी मुख्य शक्तियाँ निम्न प्रकार हैं, हम बताएंगे आपको। इसमें संग्रहित करने की क्षमता होती है, यादों से लेकर विचारों तक, तर्क वितर्क सुझाव आदि को अपने अंदर समेट कर सुरक्षित रखता है। नंबर 2, इसका संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। सूक्ष्म शरीर से संबंध स्थापित करके ये अवचेतन मन मनुष्य को कहीं दूर स्थान पर ले जा सकता है या किसी देश की यात्रा करा सकता है। नंबर 3, ये मन हमें आने वाले खतरे के बारे में संकेत भेजता है और उनसे बचने के उपायों के बारे में भी संकेत करता है। इस प्रकार ये मन हमारी रक्षा भी करता है। नंबर 4, भविष्य में होने वाली किसी बीमारी के बारे में भी लगभग 6 महीने पहले ही संकेत दे देता है और बीमारी की अवस्था में हमारे स्वास्थ्य को सुधार में मदद करता है। नंबर 5, अवचेतन मन दूसरे की सोच, उसकी नीयत, उसके विचारों और भावों को उसी के रूप के अनुसार समझने में मदद करता है। इसे टेलीपैथी भी कहते हैं। ये मन मौन भाषा को समझने का सशक्त माध्यम है। तभी तो आप किसी के कहने से पहले ही समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। नंबर 6, इसके माध्यम से दूसरे की सोच और विचारों को बदला जा सकता है और उसके तन, मन और मस्तिष्क की बीमारी को दूर कर उसे स्वस्थ किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करके मरीज के अवचेतन मन को जागृत कर उसे सशक्त बनाने में मदद करते हैं। नंबर 8, कोई ऐसी वस्तु जो आपके सामने नहीं है उसे या किसी दूर के स्थान दृश्यवाद को देखा जा सकता है। नंबर 9, इस मन को सशक्त करने से भविष्य में घटना, दुर्घटना, बीमारी आदि का पहले से ही आभास हो जाता है। नंबर 9, इस मन को सशक्त करने से भविष्य में घटना, दुर्घटना, बीमारी आदि का पहले से ही आभास हो जाता है। नंबर 9, इस मन को
सशक्त करने से, मजबूत बनाने से भविष्य में घटना, दुर्घटना, बीमारी आदि का पहले से ही अभ्यास हो जाता है। नंबर 10, अवचेतन मन के सशक्त होने पर आपके मन और मस्तिष्क की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव बढ़ जाता है, मन का भय समाप्त हो जाता है और संकल्प पूरा करने और अपना उद्देश्य हासिल करने में मदद करता है। लेकिन इसके लिए अवचेतन मन को सशक्त बनना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को शक्तिशाली बनाने के उपाय। सबकॉन्शियस माइंड को शक्तिशाली बनाने के कुछ उपाय जिनके द्वारा आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करके शक्तिशाली बना सकते हैं। इससे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना 100% तक बढ़ जाएगी। नंबर 1 है अवचेतन मन के अस्तित्व और शक्ति को स्वीकार करना। मित्रों, यहाँ सबसे बड़ी बात आती है आपके विश्वास की। आपको ये विश्वास होना अति आवश्यक है कि अवचेतन मन नाम का भी कोई चीज़ होता है। इसको मानना, इसके अस्तित्व को स्वीकार करना कि हाँ, अवचेतन मन भी होता है और इसकी शक्ति को स्वीकार करना, इस पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इसे मजबूत बनाने के बारे में सोच सकते हैं। आपका ये विश्वास अवचेतन मन का आधार स्तंभ है और इसलिए सबसे पहले अवचेतन मन के अस्तित्व को स्वीकार कीजिए, इसकी शक्ति को पहचानिए, तभी आप इसे और ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। नंबर 2 है नकारात्मकता, निगेटिविटी। नकारात्मकता का अर्थ है अपने ऊपर नकारात्मक सोच और विचारों का लबादा ओढ़ लेना। कोई भी समस्या आती है, कोई भी काम आता है तो पहले से ही सोच कर बैठ जाना कि ये हमसे ना हो पाएगा, अब क्या करें, आगे क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अवचेतन मन इसी विचारधारा को सत्य मानकर अपने अंदर समाहित हो जाता है और भविष्य में इसी के आधार पर आपकी शक्ति को कमज़ोर कर देगा और आप कर सकने के काबिल होते हुए भी अवचेतन मन आपको करने नहीं देगा। वो कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो सारा मन से है। मन का मतलब दिमाग का ये सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा। नंबर 3, विचार और व्यवहार सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए। कोई भी छोटी बड़ी समस्या आती है या कोई ऐसा काम आपको दिया जाता है जो आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप अपनी सोच नकारात्मक बनाए रखिए, तो आप अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखिए कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये भला कोई काम हुआ, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और समस्या निपटाने, काम पूरा करने के लिए सकारात्मक प्रयास करते रहिए। तो अवचेतन मन आपकी इसी सकारात्मकता को ग्रहण कर लेगा और खुद भी मजबूत होगा और आपको भी एनर्जी देगा। यदि दिन में कई लोग आपको देखकर कहते हैं कि आज आप बहुत कमज़ोर लग रहे हो और आप तुरंत ही अत्यंत आत्मविश्वास के साथ उनको कहते हैं कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो यकीन मानिए कि आपके इसी आत्मविश्वास वाले व्यवहार और सकारात्मक सोच को अवचेतन मन ग्रहण कर लेगा और शक्तिशाली, पावरफुल बनाएगा आपको। अगर लोग कहते हैं कि आज आप कमज़ोर हैं और आप नहीं कमज़ोर हैं, फिर भी आप बात मान लेते हैं क्योंकि आपका आत्मविश्वास खुद पे कम है। अगर आपने बात मान लिया कि मैं तो कमज़ोर हूँ, सामने वाला कह रहा है तो ठीक ही कह रहा है, और आप भी फील करने लगे कि आप कमज़ोर हैं, ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप यकीन मानिए आप धीरे धीरे सच में कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सकारात्मक रहिए, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। बस दिल और दिमाग पे आपका पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। नंबर 4 है अवचेतन मन को मित्रतापूर्वक व्यवहार से ट्रेनिंग दीजिए। मित्रों, ये काम थोड़ा कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। अवचेतन मन आपकी आदतों से, आचार विचार से, व्यवहार और सोच से प्रशिक्षित होता है। इससे मित्रतापूर्ण व्यवहार कीजिए,
मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठना है, परंतु आलस्य के कारण आप नहीं उठ पाते, या आप जानबूझकर बिस्तर से उठने को इग्नोर कर देते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपका साथ नहीं देगा। आप ये सोचिए कि देखता हूँ सुबह कैसे जल्दी नहीं उठता, और आप अलार्म लगाकर सो जाते हैं। सुबह जब अलार्म बजे तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आपको तुरंत उठना है। आपको अवचेतन मन को मित्र बनाकर कोऑपरेट करना है, तो निश्चित रूप से आप उठ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद आपको अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अवचेतन मन इसे आपकी आदत मानकर स्वीकार कर लेगा और रोज़ाना जल्दी उठने में मदद करेगा, क्योंकि वो मजबूत हो रहा है। आपने देखा होगा गांव में किसानों को खेत पर जाने के लिए जल्दी उठना पड़ता है, और जब खेतों में पानी लगाना है तो और भी जल्दी उठना पड़ता है, परंतु उन्हें कभी अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे अपनी आदत से, अपने व्यवहार से अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर चुके होते हैं। इसी प्रकार यदि आपको कहीं निर्देशित समय पर पहुंचना होता है तो आप घर से चलने और गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगने वाले समय के साथ ट्रैफिक जाम का समय की गणना करके घर से 15 मिनट पहले चलिए। ये आपकी आदत अवचेतन मन में स्टोर रूम में फीड हो जाएगी और आप कभी लेट नहीं होंगे, क्योंकि आपकी इस आदत से आपका मन प्रशिक्षित हो चुका है, जो आपको समय पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 4 है ध्यान, प्राणायाम और योग। दोस्तों, मित्रों, ध्यान, प्राणायाम, योग और व्यायाम से आप शारीरिक और मानसिक रूप से तो स्वस्थ रहते हैं, इसका प्रभाव आपके चेतन और अवचेतन मन पर भी पड़ता है। सुबह ध्यान लगाने से मन मस्तिष्क शांत रहता है और शाम को इसके द्वारा पूरे दिन की थकान मिट जाती है और आप रिफ्रेश महसूस करते हैं। सूर्य नमस्कार से आपका ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, अवचेतना जागृत होती है। नित्य प्रतिदिन के ये कर्म आपके व्यवहार और आदत में शामिल हो जाते हैं, जिनको अवचेतन मन ग्रहण कर मजबूत बनाता है और समय समय पर आपकी मदद करता है। नंबर 6 है सम्मोहन क्रिया, हिप्नोटिज्म। आपने बहुत सुन रखा होगा इस बारे में। विस्तार में हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ बताते हैं इसके बारे में। मित्रों, सम्मोहन विद्या कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि ये विज्ञान है। सम्मोहन क्रिया द्वारा भी अवचेतन मन की शक्ति बढ़ाई जाती है। सम्मोहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चेतन मन को निद्रा में लाकर अवचेतन मन को सामने लाया जाता है। साधारण नींद में चेतन मन अपने आप सो जाता है और सम्मोहन नींद में सम्मोहन कराने वाला चेतन मन को सुलाकर अवचेतन मन को जागृत कर ऐसे ऐसे असाधारण काम करवाता है जो चेतन मन के चलते कभी संभव नहीं होते और जिनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके माध्यम से या ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की एकाग्रता से, वाणी का प्रभाव से, दृष्टि तथा हाथ के इशारे मात्र से अपने संकल्प को पूरा करने में सक्षम हो जाता है।